जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जीएस पेपर 1 के सिलेबस का हमने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया है, उसका वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। ये हम जीएस पेपर 2 का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जीएस पेपर 2 में क्या सिर्फ पॉलिटी आता है या सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन आता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे और उसी के साथ साथ ये वीडियो सिर्फ वो नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि सिलेबस में क्या क्या है, लेकिन उस सिलेबस को हम एनालाइज भी करेंगे कि हमें उस सिलेबस में जो दिया हुआ है उसे किस तरीके से पढ़ना है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सिलेबस के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिलेबस। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यही बहुत बड़ी गलती करते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट कि सिलेबस पढ़ते नहीं है या फिर उसको याद नहीं रखते हैं या फिर उसको एनालाइज नहीं करते हैं, जिससे कि क्या नहीं पढ़ना है वो उनको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन आपको मटेरियल देखने को मिल रहा है, इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, जो फालतू का मटेरियल जो है वो आपको देखने को मिलता है। मतलब फालतू का मटेरियल आप पर थोपा जा रहा है कि ये देखो क्यों व्यूज मिलते हैं, तो ये देखो। आपको उन सब से बचना है क्योंकि काफी लिमिटेड सिलेबस है, और इसीलिए ये वीडियो में हम सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इसमें ये देख लेते हैं। तो जीएस पेपर 2 अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें ये सभी सब्जेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को जो लगता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है, लक्ष्मीकांत पढ़ने से पूरा जीएस पेपर 2 हो जाएगा। बहुत लोगों को लगता है इंटरनेशनल रिलेशन है, लक्ष्मीकांत पढ़ने से पूरा सिलेबस हो जाएगा। जी नहीं, यहाँ पर आपको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, देन गवर्नेंस देखने को मिलता है, देन सोशल जस्टिस देखने को मिलता है, एंड इंटरनेशनल रिलेशन देखने को मिलता है। मतलब ये चार टॉपिक जो है, चार सब्जेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं जीएस पेपर 2 में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में। तो यहाँ पर कोई एक किताब पढ़कर आपको पूरा ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे फिर कौन कौन सी किताबें पढ़े। मैं आपको उसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन देता हूँ। अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है? अल्टरनेटिव सोल्यूशन है एमएम एकेडमी ऐप। जी हाँ, यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। अब इंडियन पॉलिटी का कोर्स जो है वो तो आपको पता ही है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल तरीके से मैंने बनाया हुआ है, और भी बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटेड है, उसी के साथ साथ पॉलिटी कंप्लीटेड है, गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी। मतलब समझ लीजिए जीएस पेपर 1 2 3 4 सभी पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर मटेरियल जो है वो मिल जाता है काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड वे में। मतलब सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्लस जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कोर्स जो है वो लेकर आ रहा हूं। इसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों की ही पढ़ाई आपकी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी, और ये सारे कोर्सेज देखने के बाद आपको और कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि यहाँ पर आपको लोएस्ट प्राइसेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहा है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है, उससे भी कम में यहाँ पर आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। और आप डेमो लेक्चर जो है वो भी देख सकते हो। मतलब अलग अलग जो सेक्शंस है उसमें जाकर आप डेमो लेक्चर, पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर देख सकते हो। और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि एक बार आपने डेमो लेक्चर देख लिया उसके बाद आप खुद को रोक नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और जो कोर्सेस है उनको एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं हमारे सिलेबस का। तो जब हम सिलेबस देखते हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमें देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये सभी हमें देखने को मिलता है हमारे फर्स्ट बीट में। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये सब जो दिया गया है, मतलब इसमें पढ़ना क्या है, एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो ये हम जब देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन। जब हम देखते हैं तो उसमें सभी हमारे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के एक्ट्स है, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक सभी एक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो हमें देखना पड़ता है, उसका निर्माण कैसे हुआ, देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन थे वो सभी देखना होता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन याद कीजिए, है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो हमें देखना पड़ता है। इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी चीजें जो है हमें ये फर्स्ट बीट में देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम सेकेंड बीट में जाते हैं, मतलब फीचर्स में जाते हैं, तो उसमें हमें देखने को मिलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है या अनरिटन है। देन उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, या ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी है। देन उसके बाद हमारे पास फेडरल है, यूनिटरी स्ट्रक्चर है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है ना। फेडरल मतलब जो स्टेट्स है, जो राज्य है, उनको भी पावर मिल रही है। देन उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या डिफरेंस है उसमें। देन यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं यूएसए के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को।
देन यूएसए का जो स्ट्रक्चर है उसको हमारे स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं, देन जो ब्रिटेन का स्ट्रक्चर है उसको हमारे स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं। हालांकि बहुत हमें सेम देखने को मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा जो फर्क है वो तो यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है ना, और वहां पर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ पर रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का ब्लेंड, दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। एंड हमारे पास यूनिटरी जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फेडरलिज्म भी हमें देखने को मिलता है, मतलब कॉसी फेडरलिज्म हम कहते हैं उसे, है ना। तो ये सारे फीचर जो है वो हमें देखने होते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अमेंडमेंट्स, यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लिस्ट ऑफ जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, मेजर अमेंडमेंट्स है, उसका वीडियो मैंने सेपरेटली डाला हुआ है, इसी तरीके से माइंड मैप के थ्रू डाला हुआ है, जिससे कि आपको रिवाइज करने में भी काफी आसानी हो। देन यहाँ पर प्रोसीजर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 368 जो है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र हमें देखने को मिलता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जुडिशियल रिव्यू हमें देखना पड़ता है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज देखने को मिलता है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी 18 साल की उम्र से ऊपर है उन सभी को यहाँ पर वोट जो है वो करना की इजाजत होती है। सिंगल सिटीजनशिप हमें देखने को मिलता है। यूएसए में अगर हम देखते हैं तो वो यूएसए का भी सिटीजन है एंड पर्टिकुलर स्टेट जो है उसका भी सिटीजन है, मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप जो है वो हमें देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पर ऐसा है कि इंडिया का भी सिटीजन है, महाराष्ट्र का भी है, इंडिया का भी है, गुजरात का भी है, इंडिया का भी है, आसाम का भी है, इंडिया का भी है और कर्नाटका का भी है। जी नहीं, हमारे यहाँ पर प्योरली इंडियन सिटीजनशिप देखने को मिलती है, भारतीय नागरिकता देखने को मिलती है। एंड सेपरेशन ऑफ पावर तो आप सभी को पता ही है, मतलब हमारे यहाँ पर जो जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, इनका सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है। अब देखिए, अगर आप लेक्चर देखोगे मेरा एमएम एकेडमी ऐप पर, तो उसमें मैंने आपको माइन्यूट डिफरेंस जो है सेपरेशन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ फंक्शंस उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था सेपरेशन ऑफ फंक्शंस को लेकर, है ना। तो इसलिए यहाँ पर काफी थिन लाइन है जो आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काफी रिजिड हमें देखने को मिलता है, जो खासकर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर हम देखें, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम क्या है, जो कानून है, जो लॉ बनाया गया है वो कानूनन है या नहीं, संवैधानिक है या नहीं। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को इंप्लीमेंट करना, और इसका काम है कानून सही ढंग से बनाया है नहीं उसको देखना, संवैधानिक बनाया नहीं देखना। अब क्या होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून बना देता है, मतलब लेजिस्लेचर के इसमें घुस गया। जुडिशरी कभी कभार जुडिशियल ओवररीच कर देती है, जुडिशियल एक्टिविज्म ला लेती है, जिससे कि वो भी यहाँ पर कानून बना लेती है ना। तो मतलब बेसिकली आप देखोगे तो हमारे पास स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, हमारे पास सेपरेशन ऑफ फंक्शंस देखने को मिलता है कि अपने अपने फंक्शन जो है वो बांटे हुए, कभी कभार ये एक दूसरे के टेरिटरी में घुस भी जाते हैं। तो इतना माइन्यूटली, इतना बारीक तरीके से हमें जो चीजें हैं उसको पढ़ना पड़ता है, इतने माइन्यूट तरीके से सिलेबस को समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर आता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर का, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो उसको अमेंड नहीं कर सकते, कैसे इजाद हुआ, जजमेंट्स, केसेस जो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। फाइनली केशवानंद भारती केस जो है वहां पर उभर कर जो आता है ना, स्टार्टिंग से लेकर आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। पहले की आर्टिकल 13 में जो लॉ बताया गया है वो लॉ क्या है, वो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी इंक्लूड करता है, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं करता है, फिर हमारा जो गवर्नमेंट है वो उसको आर्टिकल 13 को ही चेंज कर देती है कि नहीं इसमें आर्टिकल 368, हाँ, फिर उसके बाद और उसमें चेंजेस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी मान लेता है कि ठीक है बाबा, तुम फंडामेंटल राइट जो भी है उसमें चेंज करता है, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये पूरा किस तरीके से इवॉल्व हुआ है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हमें सेकेंड बीट जो है वो देखने को मिलती है, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर मेन से रिलेटेड भी कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मेन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि इन इंडिया, मतलब कोई भी अगर कोई केस आया है, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसमें हमें पता चल रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ हानि पहुंच रही है, या फिर समझ लीजिए कोविड का कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्टेट्स को उनकी उतनी पावर जो है वो नहीं दी जा रही है, तो हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो अब आप बोलोगे यार ये कैसे, ये कहाँ से पढ़े, तो यही तो बात होती है, हमारे सीधा सिलेबस में दिया गया है, इसीलिए सिलेबस को पढ़ना, सिलेबस को माइन्यूटली एनालाइज करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। द डिवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल, चैलेंजेस जो है लोकल लेवल तक यहाँ पर जाना चाहिए, ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले तो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है यूनियन एंड स्टेट की। अब ये अगर आप देखोगे 7 शेड्यूल में हमें देखने को मिलता है, मतलब यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जो एक्सक्लूसिवली केंद्र सरकार लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है एक्सक्लूसिवली राज्य सरकार लॉज बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली दोनों ही लॉज बना सकते हैं,
है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 7 शेड्यूल के तहत सबको अपना अपना जो मतलब बाउंड्रीज है वो मिल चुकी है कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, आप किस पर लॉज बना सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जब इमरजेंसी वगैरह लगती है तो सेंटर सब अपने हाथ में ले लेता है। देन लेजिस्लेटिव फंक्शंस कौन कौन से हैं, पार्लियामेंट चैप्टर हमने डिस्कस किया हुआ है। फाइनेंशियल फंक्शंस जो है वो कौन कौन से हैं, है ना। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉस्ट जुडिशियल फंक्शंस कौन कौन से हैं, सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस जो है वो की हुई है हमारा लेक्चर्स में। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, अब इसमें हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारे इंडिया में, उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए कि फेडरल स्ट्रक्चर किस तरीके का है। देन कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म किस तरीके की होती है। देखिए यूपीएससी में सीधा क्वेश्चन आया था जिसमें आपको बताना था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं जिसमें आपको एग्जांपल्स भी बताना पड़ता है ना। जैसे कि यहाँ पर जीएसटी, ये सारी चीजें जो है, जीएसटी किस में आएगा, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में आएगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आएगा, काय में आएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस में तो ठीक है आपको सीधा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, प्रीलिम्स में आपको आ सकता है कि यहाँ पर आपको जीएसटी जो है वो दे दिया, देन उसके बाद समझ लीजिए कि आपको जो कोविड सिचुएशन है वो दे दी, है ना। तो ऐसे कुछ आपको 3-4 चीजें दे दी, आपको पूछा गया कि इसमें से कौन कौन से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एग्जांपल्स है या फिर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के एग्जांपल है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। देन सेंटर स्टेट रिलेशंस अगर हम देखते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन आता है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन में हमने सारे रिलेशंस कवर किए हुए हमारे लेक्चर्स में। देन फाइनेंशियल रिलेशन देखने को मिलता है। ट्रेंड जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस में, वो यहाँ पर ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें इंटर स्टेट रिलेशन भी देखने को मिलता है। उसमें इंटर स्टेट काउंसिल्स आते हैं, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, जोनल काउंसिल्स हमें देखने को मिलते हैं। देन इमरजेंसी प्रोविजंस आती है। इमरजेंसी में हमें अलग अलग जो इमरजेंसीज है वो देखने को मिलती है। नेशनल इमरजेंसी हो गई, स्टेट प्रेसिडेंशियल रूल हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई। देन नेशनल इमरजेंसी कौन कौन से इससे लगती है, तो उसमें वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रेबिलियन, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था, है ना, फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे ढंग से पता रहना चाहिए। देन उसके बाद जब इमरजेंसी लगानी होती है, नेशनल इमरजेंसी लगानी होती है, तो पहले ऐसा था कि सीधा जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया तो इमरजेंसी लग गई, मतलब प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट एट एन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देन प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, इमरजेंसी लग गई, है ना। वही हुआ था इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन उसके बाद चेंजेस लाए गए, जब इमरजेंसी खत्म हो गई उसके बाद चेंजेस लाए गए। उसमें हमें देखने को मिलता है कि रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट इज रिक्वायर्ड। एक एग्जाम जो है स्टेट पीएससी की, उसमें पूछा गया था रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिक्वायर्ड। तो बहुत लोगों ने इसको सही कर दिया था कि हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है भाई साहब, कैबिनेट, कैबिनेट का रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए, है ना। और यही वो है जगह है जहां पर हमें कैबिनेट जो उसका जिक्र देखने को मिलता है। तो देखिए कितनी माइन्यूट सी चीजें होती है लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और ये बहुत सारे लोग जो है अपना इग्नोरेंट मार देते हैं, इग्नोरेंट कर देते हैं, यार ये क्या बात है, ये तो ठीक है यार, याद रहेगा, यही तो चीजें पूछी जाती है ना। ये होता है। इमरजेंसी रोल ऑफ गवर्नर जो है वो हमें देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमीशंस, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वेरियस कमीशन है उनकी रिपोर्ट्स। देन उसके बाद यहाँ पर डिवोल्यूशन पावर अगर हम देखते हैं, फाइनेंस टू लोकल लेवल, उसमें हमें देखने को मिलता है रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो हमें देखने को मिलता है 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जो हमारे यहाँ पर पंचायती राज, म्यूनसिपालिटीज, जो 12th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल है, उसके तहत 11th 12th शेड्यूल जो है, इनएफिशिएंसी परफॉर्मेंस जो हो रही है लोकल बॉडीज की, वो क्यों हो रही है, ये एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलता है। पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जो है, स्टेप्स जो यहाँ पर लिए जा सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ती है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जो वेरियस ऑर्गन्स में यहाँ पर दिए गए हैं, रिट्रेसल मैकेनिज्म जो यहाँ पर दिया गया है, उसमें अगर हम देखते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से पता रहना जरूरी है। देन सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको पता रहना जरूरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे हमारी जुडिशरी जो है वो क्या करती है, चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है ना, कि जो लॉज ये बना रहे हैं वो कानूनन है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है या नहीं। यहाँ पर प्रोविजन जो है चेक एंड बैलेंसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये भी है कि भैया आपको जो संविधान है कंपेरेटिव स्टडी आपको करनी पड़ती है। देन रिलेटेड जजमेंट जो है वो यहाँ पर आपको पता रहने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, है ना। तो अब ये फिक्स यही केसेस मत पकड़ के यही इतने ही करने हैं, यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं सिलेबस को कि क्या हमें पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं हम किस चीज में गुंथ जाते हैं। हम एक ही कोविड के वीडियोस जो है इतने सारे अवेलेबल है यूट्यूब पर, इतने सारे कोविड के वीडियोस कि मतलब आप सुबह शाम उठे सूटे वीडियोस जो है आप देख सकते हो। कोई कोई चैनल तो ऐसे है जबरदस्ती की फालतू की वीडियोस चला रहे हैं यूपीएससी का नाम लेकर,
है ना, मतलब क्या है, कोविड अब यहाँ पर इतना लॉकडाउन लग रहा है, ये राज्य में ये हो गया, ये इन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने वो कर दिया, बात बात की कमेंट्री के वीडियोस डालते हैं, जिससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये सिलेबस आपके लिए समझ लीजिए, इसको आपको सिलेबस को बाइबल बोलिए, कुरान बोलिए, भगवत गीता बोलिए, उतने शिद्दत से आपको इस सिलेबस को अपने पास रखना है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपका कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, आपको पता रहे कि ये वाले सेक्शन में ये वीडियो जो है वो आता है, ये टॉपिक जो है वो आता है, इसलिए मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है आप जो यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, तो आपको बताते आना चाहिए कि ये एग्जाम के लिए मेरे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस के इस पोर्शन में आता है, इसलिए सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म अगर हम देखें, उसमें हमें देखने को मिलता है आरटीआई, पीआईएल, ट्रिब्यूनल्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, तो कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। अब यहाँ पर हमारे संविधान को हम कंपेयर कर रहे हैं किसी और कंट्री के संविधान के साथ। ये बेसिकली अगर हम देखते हैं तो गवर्नेंस जो है उसका पार्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कैसे हम कंपेयर जो है वो कैसे करेंगे, तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा संविधान जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। आप देखोगे तो यूएसए के साथ हम यहाँ पर जुड़ते हैं, यूके जो है वो यहाँ पर अलग सलग जाता है। देन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलता है, मतलब हमारे यहाँ पर रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी का है, दोनों का मिक्सचर है। अगर आप देखोगे यूएसए जो है वो इस तरफ आता है, अगर आप यूके देखोगे तो ये इस तरफ आता है ना। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस हमें देखने को मिलता है। यूनियन यहाँ पर स्ट्रांग है, भले हमारे पास फेडरल सिस्टम बोल रहे हैं लेकिन यूनियन स्ट्रांग है, उनके हाथ में कभी भी पावर लेने की क्षमता है। प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया भैया, स्टेट गया तेल लेने, है ना। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देन उसके बाद यहाँ पर पार्लियामेंट्री सोवर्निटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये यहाँ पर किस तरीके का रोल अदा करते हैं, क्या हमारे पास पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है ना, क्या हमारे पास जुडिशियल सुप्रीमेसी है। तो ये चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन अगर मैं आपको यहाँ पर सवाल पूछूं, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द आर्टिकल 368। पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 368। एंड सेकेंड, अगर मैं आपको उसका स्टेटमेंट दूं, मतलब ये अगर मैं आपको असर्शन दे दूं, अगर मैं आपको रीजन दूं कि वी हैव पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या सोवर्निटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब यहाँ पर आपका जवाब जो है वो क्या रहेगा कि ए इज ट्रू एंड बी आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इट, या फिर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, या फिर ए इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इट, और ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स। तो आपका क्या यहाँ पर जवाब रहेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बता सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, समझ में आया क्या, है ना। क्वेश्चन इससे है, अगर नहीं समझ में आया फिर से थोड़ा रिवाइंड करके फिर से क्वेश्चन को सुनिए। देन यहाँ पर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इंटीग्रेटेड भी है क्यों, सबॉर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर अगर इसमें हार गए इसमें जाएंगे, इसमें हार गए इसमें जाएंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेटेड है। एंड इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कैसे, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंट यहाँ पर आती है। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था 18 या 19, 2018 या 19 में, आई थिंक एग्जाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर 18 या 19 ऐसा कुछ तो भी पूछा गया था। ये आया था कि वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी, बोथ आर ट्रू नन ऑफ ट्रू, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन था। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसमें गलत कर दिया था ये सोचकर कि हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड तो है, इंडिपेंडेंट कहाँ से आ गई, है ना। तो ऐसा आया था। देन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें सेक्युलर स्टेट, ये देखने को, सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ पर, तो सेक्युलरिज्म किस तरीके का है, वेस्टर्न कल्चर से हमारा सेक्युलरिज्म किस तरीके से अलग है, ये सब। यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइज जो हमें देखने को मिलता है ना। तो मतलब पहले हमारे पास 21 एज थी, देन उसको कम करके 18 कर दी गई, जो इससे ऊपर जो भी है वोट कर सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 टेयर गवर्नमेंट, यहाँ पर जो पंचायती राज म्यूनसिपैलिटीज। देन उसके बाद यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का, काफी इंपॉर्टेंट है इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, है ना, आर्टिकल 61। इसके तहत क्या है, हमारे जो राष्ट्रपति है उनको रिमूव किया जा सकता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी भी कौन सी है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 2/3 ऑफ, दोनों ही हाउस में पास होना चाहिए, है ना। तो ऐसे जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट रहती है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये मतलब समझ लीजिए कि मैं ये पूरे सिलेबस का इसको सोल मानता हूँ, ठीक है। सोल मतलब चप्पल का सोल नहीं,
आत्मा मानता हूँ, आत्मा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन 101% आपको आता ही आता है, भले वो प्रीलिम्स बोलिए भले वो मेंस बोलिए, क्वेश्चन आपको आता ही आता है। अब क्या हो रहा है, हर वक्त जब ये छोटे से इस पर समझिए पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पर स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस, इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस, तो ये हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमारे लेक्चर्स में कवर किया है पॉलिटी के एमएम एकेडमी ऐप पर। तो अब यहाँ पर क्या है, ये छोटा टॉपिक, अब इस पर सोचिए कि जब हर वक्त क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसकी लेवल कितनी वो डीप जा रहे होंगे, कितना डिटेल में जा रहे होंगे, तो हमें कितना डिटेल में जाने की जरूरत है ना। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि राज्यसभा जो है सिर्फ स्टेपनी की तरह काम कर रहा है, कई बार ऐसा पूछा जाता है राज्यसभा जो है वो एक अड़थड़ा बनने की कोशिश करता है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि राज्यसभा जो है वो कुछ कर ही नहीं पाता है। तो मतलब अलग अलग ढंग से एक ही टाइप के इसको अलग अलग वर्डिंग के साथ क्वेश्चन जो है आपको आते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। तो इसमें भी अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है, इसमें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अगर हम देखें, उसमें हमें देखने को मिलता है यहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट सेक्रेटरीज, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन उसके बाद हमें सेक्रेटरीट देखने को मिलता है, 3 टियर स्ट्रक्चर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, ज्यूरिसडिक्शन, ये सब देखने को मिलता है। देन मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट अगर हम आते हैं तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन अगर हम देखते हैं, उसमें जो प्रेशर ग्रुप है उस पर सीधा क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रेशर ग्रुप के, प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें हमें क्या संबंध देखने को मिलता है, यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप जो उसमें क्या डिफरेंस है, प्रेशर ग्रुप के टाइप कौन कौन से हैं, है ना, जो यहाँ पर फंक्शंस है, रोल है, इंपॉर्टेंस है प्रेशर ग्रुप का वो क्या है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, टेक्निक, मेथड कौन से इस्तेमाल करते हो प्रेशर ग्रुप वाले, प्रेशर ग्रुप इंडिया में कौन कौन से हैं, जो शॉर्ट कमिंग जो है प्रेशर ग्रुप्स की वो क्या क्या है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। देन हम आते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो इसमें 1950 बेसिकली अगर हम देखें एंड 1951, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नेंस का हमारा कोर्स है, गवर्नेंस का जो कोर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें ये दोनों ही एक्ट 100% आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हमें पूरा जो सिलेबस है वो वैसे तो मैंने कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको वहां से नहीं करना है, एमएम एकेडमी ऐप से नहीं करना है, तो दूसरी जगह से आप अलग अलग सोर्सेज रेफर करके कर सकते हो। लेकिन ये आप ध्यान में रखिए कि ओनली लक्ष्मीकांत बुक कैन नॉट गिव यू कंप्लीट मार्क्स इन जीएस पेपर 2, तो ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, मतलब वो किताब इंपॉर्टेंट है, बट जो बोलते हैं कि वो बाइबल है, हाँ नहीं है, नहीं है। जो ऐसा बोलते हैं उनकी जो माइंडसेट है वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ प्रीलिम्स तक, प्रीलिम्स के लिए ठीक है, लेकिन बाकी इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अपॉइंटमेंट्स टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए, इसमें अगर आप देखोगे तो वेरियस हमें कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है, उसको शॉर्ट में मैंने मतलब एक ही वीडियो में 20 मिनट के अंदर अंदर जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, खासकर ये वाला वीडियो जो है ये फास्ट रिवीजन के लिए है। ठीक है, मतलब ये अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स के लिए आपको देखने को मिलेगा, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, बेसिक अगर हम बाकी मेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का डीप में देखते हैं तो वो एमएम एकेडमी ऐप पर हमारे कोर्स में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, पोस्ट है, एक वीडियो में यहाँ पर आपको देखेंगे जिसमें टेन्योर, अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड क्वालिफिकेशन, ये सभी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर कंपैरेटिवली मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सभी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आती है, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियली पोस्ट, इसमें अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है नीति आयोग, आरबीआई, है ना, रेगुलेटरी बॉडी हमें देखने को मिलती है। तो डिफरेंस भी आपको पता रहना चाहिए कि यार इसमें जो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है कि स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या डिफरेंस है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट के थ्रू हमें देखने को मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आर्टिकल में जिक्र होता है, जैसे कि आर्टिकल 315 हो गया, है ना, आर्टिकल जो 280 हो गया, तो हमें आर्टिकल के थ्रू उसका जिक्र देखने को मिलता है। रेगुलेटरी बॉडी जो रेगुलेट करती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी जो होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब जिसके पास थोड़ा बहुत जजमेंट देने का भी पावर होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन उसके बाद अगर हम देखते हैं लोकपाल, लोकायुक्त है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अगर हम देखते हैं तो ये अभी संवैधानिक बॉडी में आता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास अगर हम देखते हैं तो अभी ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में देखने को मिलती है।
बराबर है। देन माइनॉरिटीज बोलिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सभी यहाँ पर आते हैं। देन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन, ऑटोमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। तो काफी सारे हैं ये सभी जो बॉडीज है, ये आपको यहाँ पर पता रहना बहुत जरूरी है ना। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट बॉडीज है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसके फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स, ये सब। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज जो अराइज हो रहे हैं डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन से। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है हेल्थ, जेंडर, एजुकेशन, पोवर्टी, यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें हैं वो आ रही है। कंसर्न जो इश्यूज है यहाँ पर इंप्रूवमेंट के लिए क्या सजेशंस है। क्रिटिकल असेसमेंट, क्रिटिकली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में है ना, यहाँ पर बेसिकली जो हमारी सोसाइटी है उसके बारे में यहाँ पर आ रहा है। जो रैशनलाइजेशन है ऑफ CSS, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। देन आता है डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ एनजीओज, एनजीओ का क्या रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल है, वेरियस ग्रुप्स जो है, एसोसिएशन जो है, डोनर जो है, चैरिटीज जो है, इंस्टीट्यूशन एंड अदर स्टेक होल्डर जो है, सभी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको पता रहना चाहिए रोल ऑफ सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पर थर्ड सेक्टर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलंटरी सेक्शन है ना, सेक्टर्स, ये सब यहाँ पर आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर हम देखते हैं तो जरूरत क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, बेनिफिट्स क्या क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वीकनेसेस क्या क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, चैलेंजेस क्या क्या है, मेजर जो यहाँ पर लिए जा रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को इफेक्टिव बनाने के लिए, केस स्टडीज जो यहाँ पर हमें देखने को, तो सभी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव जो है उसमें सोसाइटीज, ट्रस्ट, रीजनल एंडोमेंट, कोऑपरेटिव्स की जरूरत क्या है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। देन आता है हमारा वेलफेयर स्कीम्स पर, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, पॉपुलेशन बाय सेंटर, स्टेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम्स क्या क्या है, मैकेनिज्म क्या क्या है, लॉस क्या क्या है, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है इसके प्रोटेक्शन के लिए, बेटरमेंट के लिए वल्नरेबल सेक्शन के। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है जो SCs है ना, तो उनका यहाँ पर सिविल राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट सब प्लान, तो ये सभी इसमें आते हैं। वेलफेयर स्कीम्स जो हमें देखनी पड़ती है। देन डिसेबल्ड के लिए अगर हम देखते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, मेंटल रिटार्डेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, कैरेब्रल प्लेसी, मेंटल रिटार्डेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट है ना, तो ये सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अगर हम देखते हैं तो उनके लिए भी कई सारी है, जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, इंडेंसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, कमीशन ऑफ सती एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है ना, तो कई सारे हमें जुवेन एक्ट हमें देखने को मिलता है, तो कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड एक्ट है, जेंडर बजटिंग है, तो मतलब बहुत सारी चीजें अब इसमें हमें देखने को मिलती है। देन आता है जो इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, जो सोशल सेक्टर है इसमें हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज सभी आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। जैसे कि हेल्थ अगर हम देखते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वेरियस हेल्थ इंडिकेटर्स में, वीकनेसेस जो है इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम की, अभी तो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, है ना, मतलब समझ लीजिए 2025 तक इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में किस तरीके का है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अगर हम देखते हैं, 12th फाइनेंशियल ईयर प्लान स्ट्रेटेजी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस बोलिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बोलिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी बोलिए, चाइल्ड हेल्थ बोलिए, ये सभी हमें देखने को मिलता है। एजुकेशन अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर स्टेटस जो है लिटरेसी इंडिया में, एजुकेशन स्ट्रक्चर हमारे देश में कैसा है, चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं, रिफॉर्म्स जो जरूरत है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, देन अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी हमें देखने को मिलती है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आती है ना, तो उस पर भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है और भी पूछे जाते हैं। देन ह्यूमन रिसोर्सेज अगर हम देखते हैं तो उसमें स्किल डेवलपमेंट का बोलिए, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स बोलिए, चैलेंजेस जो स्किल डेवलपमेंट के लिए है, वोकेशनल ट्रेनिंग बोलिए, रिफॉर्म्स जो जरूरी है, ये सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन हम आते हैं इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड हंगर से रिलेटेड जो इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, इस पर कई क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो रिलेशन बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भूखमरी में क्या रिलेशन हमें देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉवर्टी एंड हंगर का, मैग्नीट्यूड जो है, कॉजेज जो है पॉवर्टी हंगर के, यहाँ पर पॉवर्टी मान न्यूट्रिशन बोलिए, मतलब देखिए मैं रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो भी करता हूँ, है ना, न्यूज़पेपर का एनालिसिस में करता हूँ। उसमें एक आर्टिकल आया था जो मैं अभी भी भूल नहीं पा रहा हूँ। उसमें एक आर्टिकल आया था, कोविड के टाइम पर इतनी बुरी अवस्था हो गई, मतलब पहले 55% लोग ऐसे थे जो 5,000 रुपये से कम कमाते थे प्रति माह, ठीक है, लेकिन कोविड के बाद
ये आंकड़ा 74% पर चला गया था, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन फिर पता चला कि 30% के आसपास लोग जो है, 30% के आसपास उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है अगर हम पैसों के मामले में देखें। और उसमें से भी अगर हम 15 से 20% लोग देखते हैं तो वो लोन ले रहे हैं। लोन ले रहे हैं किस चीज़ के लिए? खाना खाने के लिए। तो सोचिए इससे ज़्यादा मतलब जो अफेक्ट करती है क्या हो सकता है कि लोग लोन ले रहे हैं खाना खाने के लिए। तो बहुत खतरनाक चीज़ है। देन फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटीज अगर देखेंगे हम, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन आते हैं हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। यहाँ पर आ रहा है मेन स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस। उसके एप्लीकेशंस क्या है, मॉडल्स क्या है, सक्सेस, लिमिटेशन, पोटेंशियल, देन सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल अदर मेजर्स, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब कोर जो गवर्नेंस यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर गवर्नेंस अगर हम देखते हैं तो गवर्नेंस का भी कोर्स अवेलेबल है पूरा। मतलब गवर्नेंस तो खतरनाक तरीके से आपको मतलब कहीं और देखने की जरूरत नहीं है यार, कहीं और देखने, एमएम एकेडमी आप देख लो, कहीं और देखने की जरूरत नहीं, कोई किताब लेने की खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस अगर आप देखोगे, गुड गवर्नेंस अगर आप देखोगे, एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है, बैरियर टू गुड गवर्नेंस क्या है, नेसेसरी और प्री कंडीशन क्या है गुड गवर्नेंस की, चाणक्य ने भी बोला हुआ है। गुड गवर्नेंस क्या है, वेलफेयर जो करता है, यहाँ पर राजा जो है, किंग जो है, वो जब अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, प्रजा का भला करता है, वहां पर गुड गवर्नेंस हमें देखने को मिलता है। इंश्योर कैसे गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के एप्लीकेशंस क्या क्या है, मॉडल्स क्या क्या है, सक्सेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, ये सारी हमें देखने को मिलती है जो रिसेंट इनिशिएटिव्स है गवर्नेंस के। सिटीजन चार्टर अगर हम देखते हैं तो उसमें कंपोनेंट्स क्या है, सिटीजन चार्टर के फीचर्स क्या है, 6 प्रिंसिपल्स क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है। भले ही आप बाकी चीजें तुक्के मार दो, 6 प्रिंसिपल क्या है ये अगर आपसे पूछा जाए, आप कहाँ तुक्का मारोगे? तो ये जो बेसिक चीजें ये पढ़नी ही पड़ती है, यहाँ आप छूट नहीं सकते हो, है ना, यहाँ मन से नहीं। शॉर्ट कमिंग क्या क्या है, मेजर्स क्या क्या है। देन उसके बाद हम आते हैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो सिविल सर्विसेज प्ले करते हैं, मतलब एडवाइजर रोल पॉलिसी मेकिंग में, सोशो इकोनॉमिक चेंज जो है उसके इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डिस्चार्ज डेलीगेट फंक्शनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ ऑफ लैंड, वॉच डॉग, सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद इश्यूज जो यहाँ पर एफिलिएट कर रहे हैं इंडियन सिविल सर्विसेज को, मतलब यहाँ पर जो पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, इनएफिशिएंट जो सिस्टम हमारी चल रही है, आउटडेटेड रूल्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, एडिक्वेट ट्रांसपेरेंसी जो नहीं हो रही है, जो लोग हैं, पीपल हैं, जो सिविल सर्वेंट है, उसके बीच में जो एक दूरी बनती जा रही है, गैप जो बनती जा रही है, उसमें ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करें। हालांकि ये जो पोर्शन है हमने एथिक्स में भी कवर किया हुआ है, एथिक्स में भी आता है, लेकिन यहाँ पर इसमें भी हमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। उसी का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता है, देन रेड टेपिज्म जो होता है, यहाँ पर पुअर पे जो हमें देखने को मिलता है ना, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद आता है इंडिया नेबरहुड रिलेशन। यहाँ पर हम आ रहे हैं अब इंटरनेशनल रिलेशन पर। देखो कैसे 4 भागों में हमें देखने को मिलता है। इंटरनेशनल रिलेशन आ रहे हैं, इसमें आप देखोगे तो नेबरहुड के साथ जो भी रिलेशन है, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, सभी के साथ जो हमारे रिलेशन है वो हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर बायलैटरल रिलेशन जो है, ग्लोबल ग्रुपिंग जो है, वो सब यहाँ पर आती है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया मेजर फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन जो 1947 से हमें देखने को मिल रही है, उसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी आता है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी आता है, गुजरात डॉक्ट्रिन भी आता है, लुक ईस्ट एक्ट टेस्ट पॉलिसी आती है, थिंक वेस्ट पॉलिसी, सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन बायलैटरल रिलेशंस अगर हम देखते हैं तो उसमें बायलैटरल रिलेशन जो हमारे यूएसए के साथ है, रशिया के साथ है, जापान के साथ है, आसियान कंट्रीज के साथ है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ है ना, जो लैटिन अमेरिका कंट्रीज के साथ, पैसिफिक कंट्री, इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सभी उसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। देन रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग अगर हम देखते हैं तो उसमें ग्रुपिंग जो सार्क है, ब्रिक्स है, बिम्स्टैक है। अब यहाँ पर बिम्स्टैक जो है, बिम्स्टैक एंड सार्क, है ना, तो क्या सार्क अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है? बिम्स्टैक जो है क्या उसने पूरी जगह ले ली है? अब इसमें कोई खामियां है नहीं क्या, है ना? तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। आरसीईपी बोलिए, नाटो बोलिए, तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना, इंडियन डायस्पोरा, तो इसमें सभी आता है, इसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे वन बोल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ग्लोबल ट्रेड वॉर, ग्लोबल करेंसी वॉर, सीरियन क्राइसिस, यूएन रिफॉर्म, डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म, ये सभी उसमें आते हैं। साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट जो है 9 डैश लाइन से रिलेटेड, ये सब आता है। ब्रेक्जिट से रिलेटेड चीजें भी हमें देखने को मिलती है, ओपेक से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है ना। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इंडियन डायस्पोरा, तो इंडियन डायस्पोरा कहाँ कहाँ पर है, कितना स्प्रेडेड है, क्योंकि बहुत बड़ा है इंडियन डायस्पोरा, और उसका हम कैसे, क्या रोल वो प्ले करता है, हमारी इकोनॉमी में कैसे रोल प्ले करता है, हमारे पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करता है, उसको हम कैसे हमारे इसमें और इंक्लूसिव बना सकते हैं, इश्यूज क्या क्या है डायस्पोरा के, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं।
देन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज अगर हम देखते हैं तो उसमें यूएन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये पूरा जो सिलेबस है, यहाँ पर हमारा सिलेबस जो है एंड होता है। तो इतना सारा सिलेबस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है सिलेबस। और अगर हम अच्छे ढंग से इसको पढ़े तो काफ़ी आपको दिलचस्पी जो है वो भी इसमें आती है, बस पढ़ना आपको सही ढंग से पड़ता है। तो ये सिलेबस के लिए आप वेरियस किताबें जो है वो रेफर कर सकते हैं। गवर्नेंस के लिए सेपरेट आती है, इंडियन पॉलिटी के लिए सेपरेट आती है। लक्ष्मीकांत अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ प्रीलिम्स तक के आपका साथ देगी, लेकिन मेंस के लिए नहीं देगी। और बहुत सारे लोग ये भी गलत फहमी रहते हैं कि प्रीलिम्स एंड मेंस की पढ़ाई अलग अलग होती है, एक ही होती है, इंटीग्रेटेड। जैसे हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, वैसे इंटीग्रेटेड पढ़ाई रहती है। तो मेंस के लिए सही ढंग से पढ़ाई करो, प्रीलिम्स की अपने आप हो जाएगी। तो ये चीज़ अच्छे ढंग से आपको पढ़ना होता है। देन हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है उसके लिए अलग किताब, देन गवर्नेंस के लिए अलग किताब, एंड देन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अलग। लेकिन अगर आपको कोई किताब अलग अलग सोर्सेज रेफर नहीं करना है, एक सोर्स एमएम एकेडमी ऐप आप रेफर कर सकते हो, उसमें आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी। तो अब थर्ड जीएस पेपर 3 जो है वो वाला हम देखेंगे, वो सिलेबस हमको हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमको जीएस पेपर 3 को देखना पड़ता है। क्योंकि उसमें भी कई सारे सब्जेक्ट्स, मतलब यहाँ पर जीएस पेपर 1, 2 में तो ठीक है थोड़े कम है और ये पता भी होते हैं। जीएस पेपर 3 में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहती भी नहीं है। तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। टाटा, गुड बाय एंड जय हिंद।